Hello everyone, welcome to the Golden Law. So today we are going to start our series of lectures on Sale of Goods Act. Here we will cover the entire act, that is from section 1 to last section of our act. We will cover all sections of this act with landmark case laws, practical examples and MCQs of each and every section. By the end of the series, you will have a solid grasp on this act. Now without wasting any time, let's start with our lecture. This is our first lecture of the series. This lecture is going to be an introductory lecture जिसमें हम basically थोड़ा बहुत देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी इस एक्ट की और ये कैसे एनाक्ट किया गया, कब एनाक्ट किया गया एंड थोड़ा ओवरव्यू करेंगे इस एक्ट का। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपनी टाइटल से। टाइटल क्या है हमारी इस एक्ट का? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो नाम से ही, टाइटल से ही पता चल रहा है कि जितनी भी गुड्स की सेल है वो इस एक्ट के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी गुड्स की सेल है, बेसिकली ये एक्ट हमारा उसी के बारे में बात करता है। अभी क्वेश्चन इज गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। गुड्स में बेसिकली जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है हमारी वो आती है ना। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि पेन हो गया, नोटबुक होगी, ये सारी चीजें जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है। मोबाइल फोन है, ये सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें गुड्स में आती है अगर जनरल डेफिनेशन के बारे में देखें तो, ठीक है। अगर जनरल डेफिनेशन में जाएंगे तो गुड्स में जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारी गुड्स के अंदर आ जाएगी। बट हम इसमें सिर्फ जनरल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, इस एक्ट के अंदर भी गुड्स की डेफिनेशन दी गई है। जब हम डेफिनेशन करेंगे तो उसमें हम गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन-कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं। लेकिन बट वो ना हो, अभी के लिए अब ये देख लो कि गुड्स में जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो आती है, दैट इज़ अ जनरल डेफिनिशन ऑफ गुड्स। तो टाइटल इज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो जितनी भी गुड्स हैं उसकी सेल के बारे में ये एक्ट है, उसके प्रोविजंस इसमें हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो थोड़ी-सी हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी फटाफट, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ये एनफोर्स हुआ था 1930 में, ठीक है। तो एनफोर्स कब हुआ था हमारा ये एक्ट? 1930 में। अभी 1930 से पहले भी सेल एंड परचेज तो होती होगी गुड्स की, ठीक है। ट्रेड एंड कमर्स भी होती थी, सेल एंड परचेज भी होती थी। तो अभी उससे पहले ऐसा तो है नहीं कि कोई एक्ट नहीं था, ठीक है। तो हमारे पास हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ठीक है, जो 1872 में इन्फोर्स किया गया था। तो अभी जितनी भी प्रोविजंस थी उसकी, वो सारी सारी जो थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डील की जाती थी। उसका चैप्टर 7 है हमारे पास, सॉरी था। उसका चैप्टर 7 जो था उसके 76 से लेके 123 सेक्शन जो थे बेसिकली वो सेल ऑफ गुड्स के बारे में डील करते थे। बट फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे जरूरत महसूस हुई कि नहीं भैया, अभी तो एक अलग से एक्ट जो है उसकी जरूरत है। जो भी नीड्स है विद द चेंजिंग टाइम के साथ वो सारी केटर नहीं हो पा रही है अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। तो एक अलग से एक्ट चाहिए जिसके कारण, जिससे हम हमारी जो नीड्स है वो केटर हो। तो उस वजह से 1930 में हमारा जो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, सॉरी, तो उस वजह से हमारा इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो था वो पास किया गया था, ठीक है। नाउ ये एनफोर्समेंट में आया 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई 1930 को हमारा इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो था वो पास हो गया, एनफोर्स हो गया, ठीक है। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, अच्छा, तो ये एनफोर्स हो गया। उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर 7 था, सेक्शन 76 से 123, ये रिपील कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक नया एक्ट बन चुका था। तो ये जो था रिपीट हो गया। अभी भी आप देखोगे तो चैप्टर 7 आर देयर, तो वहां पे जब आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें चैप्टर 7 आता है जो रिपील हो चुका है, ठीक है। तो वो पहले कौन सा था? वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था जो चैप्टर था, ठीक है। 1930 में एक्ट पास हो गया। उसके बाद 1958 में, ठीक है, कितने में? मार्च 1 1958 में लॉ कमीशन ने अपनी 8th रिपोर्ट सबमिट की थी विद श्री एमसी सेतलवाद एज इट्स चेयर, ठीक है। तो उन्होंने कुछ माइनर चेंजेस सजेस्ट किए थे सेनापत में। तो ये चेंजेस क्या थे कि हमारा जो एक्ट का नाम था, मैंने ऊपर, अगर मैंने बताया, देखा होगा, सुना होगा ध्यान से, तो मैंने नाम बताया था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो हियर वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से जो इंडियन वर्ड था ना उसको डिलीट करना, एक तो ये माइनर चेंज सजेस्ट किया था। सेकंड, सेक्शन 13 की अमेंडमेंट सजेस्ट की थी, उसमें कुछ वर्ड्स थे, उसकी डिलीशन बेसिकली करवाई गई थी, ठीक है। एंड थर्ड वी हैव इसके सेक्शन 64A जो था वो ऐड किया गया। तो ये तीन छोटे छोटे चेंजेस
जो थे वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में सजेस्ट किए थे। एंड ये चेंजेस जो थे इन्हें इम्प्लीमेंट किया गया था ऑन 22 सितंबर 1963। तो 22 सितंबर 1963 में हमारा जो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था वो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना। ठीक है, तो नाउ वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है हमारी जो हमने कर ली है। नेक्स्ट अभी बेसिस की बात करें तो हमारा जो इंडियन एक्ट है ना वो बेसिकली इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 पे ही बेस्ड है, बट क्योंकि वो इंग्लैंड है ये इंडिया है तो कुछ चेंजेस जो थे वो रिक्वायर्ड थे फॉर द कॉमर्स ऑफ इंडिया, तो उस वजह से थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। बाकी इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893। ठीक है, अब कुछ चेंजेस क्या है कि जब ओनरशिप पास होती है तो उस टाइम पे इंटेंशन ऑफ पार्टीज जो है इट्स अ क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वो एक क्वेश्चन होता है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या है व्हाइल पासिंग द ओनरशिप। सेकंड, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल को डिफरेंशिएट किया गया है। थर्डली, वारंटी एंड कंडीशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी एम्फसाइज किया गया है। एंड फोर्थ इज कि नॉन ओनर भी कुछ केसेस में जो है वो टाइटल को ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी देखो ऊपर ऊपर से इसको आप अभी देख लो। ठीक है, जब हम एक्ट करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि हम सारा एक्ट डील करने वाले हैं, तो जैसे जैसे हम एक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें जो है वो भी क्लियर होती जाएंगी। अभी आप जस्ट एक उसको एक रीड कर लो कि क्या क्या चेंजेस है उसमें। बाकी जब हम एग्जैक्टली करेंगे कि सेल क्या होती है, अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, सारा कुछ करेंगे, तो उसके बाद यू विल गेट टू नो कि ये पॉइंट्स में बेसिकली लिखा गया है, क्योंकि अभी आप शायद नहीं समझ पाओगे दैट व्हाट इज इट अगर आप फर्स्ट टाइम ये एक्ट कर रहे हो तो अभी के लिए जस्ट रीड इट एंड दैट्स इट। तो अभी कुछ और बेसिक्स हम क्लियर कर लेते हैं। यस, तो नाउ इन दिस एक्ट इन टोटल या तो नाउ इन दिस एक्ट इन टोटल वी हैव ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या वी हैव 7 चैप्टर्स इन दिस एक्ट एंड टोटल 66 सेक्शंस है हमारे पास इस एक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा ना मैंने आपको जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि वी आर गोइंग टू डू आर इंट्रोडक्टरी पार्ट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम हमारा सेक्शन 1 भी जो है इस एक्ट का वो कवर करेंगे सो दैट कल से हम फटाफट डेफिनेशन अपनी कवर कर सकें। ठीक है, तो आज हम अपना सेक्शन 1 भी इसी के साथ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड या तो हियर वी हैव, तो टाइटल की हमने बात करी थी दैट टाइटल वी हैव द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये हमारा इस एक्ट का क्या है, हमारा शॉर्ट टाइटल। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमारे इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अच्छा शॉर्ट टाइटल ये है तो वेयर इज लॉन्ग टाइटल। ठीक है, तो ये एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये हमारा लॉन्ग टाइटल होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल हमारा क्या है इस एक्ट का, the Sale of Goods Act 1930, and long title है then an act to define and amend the law relating to the Sale of Goods Act. ठीक है, now next it is Act number 3 of 1930. Now Act number 3 of 1930 का क्या मतलब होता है कि जब 1930 में बहुत सारे एक्ट जो है वो एनफोर्स हुए होंगे तो उसका ये थर्ड एक्ट है, तो मतलब उस लिस्ट में हमारा थर्ड नंबर पे आता है। तो तीसरा एक्ट जो 1930 में एनफोर्स हुआ था दैट वाज आवर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब आप देखोगे ना इस एक्ट में हमारे पास दो डेट्स है इस एक्ट में। ठीक है, एक है 15 मार्च 1930 एंड सेकंड में है फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। तो प्रीवियसली मैंने आपको ये चीज तो बता दी थी कि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 हमारी एनफोर्समेंट डेट है। ठीक है, तो ये हमारी एनफोर्समेंट डेट है जिस दिन ये एक्ट जो था वो एनफोर्स किया गया था। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज 15 मार्च 1930? या तो सेकेंड डेट जो हमारी होती है दैट वाज 15 मार्च 1930, ये बेसिकली हमारी एनफोर्समेंट सॉरी एनैक्टमेंट डेट होती है। ठीक है, नाउ एनैक्टमेंट डेट तो ये हमारी एनैक्टमेंट डेट होती है। नाउ एनैक्टमेंट डेट क्या होती है, जिस दिन असेंट मिला था इस एक्ट को
रेजिडेंट का वो हमारी एनैक्टमेंट डेट होती है। तो 2 डेट्स होती हैं, जो ऊपर हमारी लिखी होती है हमेशा, वो हमारी एनैक्टमेंट डेट होती है, यानी कि जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला था इस एक्ट को, वो हमारी एनैक्टमेंट डेट थी, दैट वाज 15th मार्च 1930 एंड देन इट एनफोर्स्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, दैट इज 1 जुलाई 1930 को हमारा ये एक्ट जो था वो एनफोर्स हो। तो बेसिकली जब भी आप प्रीलिम्स करते हो तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज एनफोर्समेंट डेट एंड व्हाट इज एनैक्टमेंट डेट, तो उसके लिए आपको ये चीज थोड़ी सी मतलब अपने माइंड में रख लेनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ as we are going to do our first सेक्शन, तो फर्स्ट सेक्शन में क्या है, दिस एक्ट में बी द कॉल्ड ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। तो इंडियन वर्ड इसके रिपील कर दिया गया, दैट्स व्हाई दिस रिपील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अभी पहले जब ये एक्ट तो जो था, जब ये एनफोर्स हुआ था, तो उसमें ये चीज ऐड थी दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की एक्सेप्शंस जो थी वो थी, बट जब 2019 में अमेंडमेंट हुई थी एंड आर्टिकल 370 जो था वो हट गया था, तो उसके बाद ये जो लाइन है वो सारे एक्ट्स में से डिलीट हो गई। तो नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड लास्ट जो हमने एनफोर्समेंट डेट थी वो तो कर दी, ठीक है। तो अभी हमारे बेसिक्स भी आपको क्लियर है, ठीक है, कि ये एक्ट नंबर 3 ऑफ 1930 इट कम्स ऑन फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, टोटल 7 चैप्टर्स, 66 सेक्शंस एंड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड ओनली एप्लीकेबल टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ एक बार इसका ओवरव्यू देख लें अगर हम, तो नाउ वी हैव टोटल 7 चैप्टर्स, ठीक है। पहला चैप्टर जो प्रिलिमिनरी का है जिसमें 3 सेक्शंस है हमारे, फर्स्ट सेक्शन हमने एप्लीकेबिलिटी का करा है, सेकंड सेक्शन हमारा डेफिनेशंस का है, ठीक है, जिसमें 15 क्लॉजेस हैं एंड थर्ड जो हमारा वो मतलब वो एप्लीकेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ सेक्शंस की। देन सो नाउ नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 2 जिसमें हमारे 4 टू 17 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। इसमें पहले हमारा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे हुआ, इसमें बेसिकली हमारी आती हैं सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स। देन ये 3 है, इसमें फ्यूचर गुड्स का सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करता है, ये प्राइस के बारे में बात करता है, कंडीशंस एंड वारंटीज, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंडीशंस एंड वारंटीज का, एंड प्रीलिम्स के हिसाब से भी इसकी जो वेटेज है वो काफी अच्छी खासी होती है, तो ये भी हम अच्छे तरीके से करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन सेलर एंड बायर, इसके हमारे 3 सेक्शंस होते हैं। देन ये स्पेसिफिक गुड्स के बारे में होते हैं, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ टाइटल, देन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 4 बेसिकली ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर के बारे में बात करता है, ठीक है। देन चैप्टर 5 राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। नाउ अनपेड सेलर क्या होता है, जिसे बायर ने पैसे नहीं दिए वो हमारा अनपेड सेलर होता है। तो सेक्शन 45 से बेसिकली 54 जो है वो सारा का सारा हमारा अनपेड सेलर के साथ डील करता है। नाउ अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो चैप्टर 6 जो है 55 टू 61 सेक्शंस जो है हमारी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। लास्ट सिलियनस होता है हमारा जिसमें 62 एंड 66, 62 से 66 सेक्शंस आती हैं टिल सेविंग्स एंड वी विल कवर आवर एंटायर एक्ट इन आवर सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली 10 टू 15 लेक्चर्स में हम ये एक्ट जो है वो कवर कर देंगे और टोटल 66 सेक्शंस तक, दैट इज टिल सेविंग्स, हम सारे के सारे एक्ट करेंगे विद एग्जांपल्स एंड लैंडमार्क केसेस। सो फॉर नाउ दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर एंड आई होप कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं है, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me in the comments. Now thank you guys for watching my video. Do subscribe my videos so that आप ये सारे के सारे सीरीज जो है वो देख सको।